आप लोगों की सैलरी 186% तक बढ़ने वाली है और जिनको पेंशन मिलती है उनकी बढ़ोतरी होने वाली है 34% की। आपको आई एम श्योर ये खबर सुन के बेहद अच्छा लग रहा होगा, तो पूरा शो देखिए कि आखिरकार मामला क्या है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी और देखिए आपको कितना मुनाफा होगा। आसान भाषा में आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपके ऊपर नोटों की बारिश होने वाली है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि सरकार के बड़े ऐलान क्या है और कैसे सबको फायदा होने वाला है। दूसरा देखिए, वेतन आयोग आखिरकार होता क्या है। ये 7th कमीशन, पे कमीशन, 8th पे कमीशन जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और ये किन लोगों के लिए होता है। तीसरा देखिए कि किस तरीके से पेंशन लेने वालों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, जिसको भी अभी पेंशन मिल रही है उनके पैसे बढ़ने वाले हैं। चौथा देखिए, प्राइवेट जॉब वालों का भी मुनाफा होने वाला है कि भाई जिनको पता हो कि जो जितने भी पे कमीशन है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन प्राइवेट में जो भी काम कर रहा है उनका भी मुनाफा होने वाला है और जितने भी लोग हैं हर नागरिक भारत का, उन सबको मुनाफा होने वाला है। पांचवा देखिए कितने बदलाव हो रहे हैं और तो और भारत की इकोनॉमी इन सबसे यानी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार सरकार के बड़े ऐलान क्या है और कैसे आप सभी को फायदा होने वाला है। तो देखिए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे क्या होगा, 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं आपको सीधे तौर पर बताती हूँ तो कुल 1.15 करोड़ लोगों को फ़ायदा यानी 1.25 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर फ़ायदा होने वाला है। और अगर मैं इनडायरेक्टली बताती हूँ तो जो हमारी पॉपुलेशन है यानी 140 प्लस जो हमारी करोड़ की पॉपुलेशन है उनको, उन सारे भारतीयों को फ़ायदा होने वाला है, चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हों, चाहे राज्यों में जितने भी सरकारी कर्मचारी है 1.40 करोड़, उन सबको फ़ायदा, हर नागरिक को फ़ायदा। इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ और बढ़ जाएंगे और इनफैक्ट जो खर्च करने की क्षमता है आप लोगों की वो बढ़ जाएगी, तो इससे मार्केट में फ्लो भी ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो 7वां वेतन आयोग था उसका कार्यकाल 2016 से 2025 में, मतलब आप देख लीजिए कि 31 दिसंबर इस साल में ख़त्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 यानी अगले साल से ये 8वां वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अब आप यही सवाल पूछेंगे कि मैडम ये होता क्या है, ये वेतन आयोग की आप बात कर रहे हो, इसको हम कैसे समझें। तो आसान भाषा में सबसे पहले देखिए कि वेतन आयोग क्या होता है। तो देखिए, वेतन आयोग आप इस तरीके से समझिए, अधिकारियों का एक संगठन है, यानी कर्मचारियों के मैनेजमेंट के लिए सरकार एक बॉडी बनाती है और ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और हर, मैं आपको बता दूं, 10 साल में अलग अलग टीम्स बनती है और ये पूरा का पूरा पे कमीशन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ले लीजिए कि जितने भी सारे अधिकारी हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारियों का पे स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको कैसे सैलरी दी जाए, उनको कैसे सुविधाएं दी जाए, उनकी सैलरी कैसे महंगाई यानी बढ़ती हुई महंगाई के साथ बैलेंस की जाए, कैसे उनको अलाउंसेस दिए जाएं, कैसे उनको तमाम तरीके के भत्ते दिए जाएं, चाहे वो आप हेल्थ से जुड़ा हुआ ले लीजिए, चाहे वो लोन से जुड़ा हुआ ले लीजिए, चाहे आप महंगाई भत्ता ले लीजिए। इस तरीके के वो लोग बहुत लंबी 800-900 पेजेस की एक सिफारिश की रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई कर्मचारियों के साथ ये होना चाहिए। और देखिए कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार आगे नियम बनाती है और उस हिसाब से आप सभी को सैलरी मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, भत्ते मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात बताती हूँ, 1947 यानी आज़ादी के बाद से अब तक 7 आयोग यानी 7 अलग अलग बॉडीज़ बनाई जा चुकी हैं और उसमें 7 जितने भी अधिकारी थे उन सब ने, हर जितने भी 7 वेतन आयोग बने, अलग अलग सिफारिशें आईं, अलग अलग उसमें बदलाव हुए, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई महंगाई दर के हिसाब से, पहले वो महंगाई दर देखेंगे, फिर देखेंगे कि सैलरी कितनी बढ़ा देनी चाहिए, बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, इकोनॉमी की स्थिति देखेंगे कि इकोनॉमी के हिसाब से क्या हमें बढ़ाना है, कम करना है, फिर ये देखेंगे कि कर्मचारियों की परफॉर्मेंस कैसी है, ये देखेंगे कि बाज़ार में कितना वेतन है, फिर ये देखेंगे कि इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद वो ये देखेंगे कि वेतन में हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं। फिर पेंशन योजना में सुधार करेंगे, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करेंगे कि आप देखिए ना कि ज़माना बदल रहा है और अब तो हम उन पूरे स्टेप्स पे खड़े हैं जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सारे नियम, कायदे, कानून भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब 8th पे कमीशन अपनी पूरी जितनी भी सिफारिशें बनाएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा।
चाहे भत्ते हो जाते हैं, चाहे आवास के लिए, परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट के लिए, चिकित्सा भत्ता, आपको पता है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कितनी अब महंगाई हो गई, उन सब का ख्याल रखा जाता है इस कमीशन के द्वारा। नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें दी जाती है कि भाई अगर नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है तो कैसे दी जाएगी। तो ये जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए ये जो कमीशन के लोग हैं जो कि सरकार अपॉइंट करती है, ये सब कुछ नियम, कायदे, कानून यानी सिफारिश पेश करते हैं और फिर सरकार अपने हिसाब से उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करके आगे नियम बनाती है। अब सवाल है कि आखिरकार ये जो 8वां वेतन आयोग है यानी 8th पे कमीशन है, उनकी सिफारिशें क्या क्या हो सकती है। तो देखिए अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो मैं आपको वही बताती हूँ कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 8th पे कमीशन की सिफारिशें होंगी वो इस तरीके से होंगी। सबसे पहले तो ये लोग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देंगे, 2.28 से 2.86 कर देंगे। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो ये इस तरीके से एक परसेंटेज होता है, एक फॉर्मूला होता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई कितनी वृद्धि होनी चाहिए आपकी सैलरी में। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, एक परसेंटेज होता है, आपकी बेसिक सैलरी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और वो हर बार सिफारिशों के आधार पर पे कमीशन डिसाइड करता है कि भाई ये फिटमेंट फैक्टर अगर महंगाई के हिसाब से हम बैलेंस कर रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ों के साथ बैलेंस कर रहे हैं तो वो आंकड़ा कितना होना चाहिए कि हम और कितनी वृद्धि दें। मैं अभी आपको और आगे बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन देखिए अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18,000 से जो ये बेसिक सैलरी बढ़कर है वो 41,000 से लेकर 51,000 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक सैलरी का एक चार्ट बता देती हूँ, सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो देखिए पे कमीशन ये जो फर्स्ट है वो कब लागू हुआ था, मैंने आपको बता दिया आज़ादी के 1 साल पहले यानी 1946 में। उस वक्त पे मिनिमम सैलरी कितनी थी, 55 रुपये, और मैक्सिमम सैलरी कितनी थी, 2,000 रुपये। 1946 में फर्स्ट पे कमीशन बैठी थी और उन्होंने ये सिफारिशें करके नियम बनवाए थे और उससे बेनिफिशरीज कितने थे यानी कितने लोगों को फ़ायदा मिलता था, 15 लाख लोगों को। फिर सेकंड पे कमीशन आई, कब लागू हुई, 1957 में। बेसिक सैलरी थी 80 रुपीज़, मैक्सिमम सैलरी थी 3,000 रुपये और बेनिफिशरीज कितने थे, 25 लाख लोग। थर्ड पे कमीशन आई, मिनिमम सैलरी 185, और अगर आप ऐसे ही पूरे टेबल में मैं आपको बताती हूँ तो देखिए थर्ड कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मिनिमम सैलरी 185, फिर फोर्थ में वो 750 हो गई, 750 हो गई, फिर वो देखिए किस तरीके से 25,050 हो गई, फिर वो 7,000 हो गई सिक्स्थ कमीशन में, और सेवन्थ कमीशन में मिनिमम सैलरी है 18,000। सेवन्थ कमीशन जो इस वक्त पे लागू है, मिनिमम सैलरी 18,000। अगर मैं मैक्सिमम सैलरी पे आ जाती हूँ तो देखिए फर्स्ट से चालू कीजिए, 2,000, 3,000, 3,200, 8,000, 30,000, 80,000, 2,50,000। अभी मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 2,50,000। और अगर इन सब का मैं ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ तो देखिए 1946, 1957, 1973, 1986, 1997, 2008 और 2016। 2016 में सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था और अब 2026 में 8th पे कमीशन लागू होगा। और अगर आप बेनिफिशरीज भी देख लेते हैं तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख और 1 करोड़, और अब तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि 18,000 से बढ़कर ये जो बेसिक सैलरी है वो 51,000 के भी ऊपर जा सकती है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करेंगे तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इजाफा है बेसिक सैलरी में। और अगर मैं पेंशन की बात करती हूँ तो 9,000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है अभी वो बढ़कर 25,740 हो जाएगी। पेंशन में कितना, 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यानी देखिए कर्मचारियों के वेतन में भी अगर मैं बताती हूँ 200% का इंक्रीज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। आपको पता है कि सरकारी नौकरियों में लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, 18 तक अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है। यानी आप देखिए चपरासी से लेकर टीचर से लेकर IAS अधिकारी, आप बड़े से बड़ा लेवल ले लीजिए, उन सब की बेसिक सैलरी जो है वो डिफरेंट होती है, मैक्सिमम सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। तो उन सब में मतलब आप देखिए 186 से भी ज़्यादा यानी 200% से भी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। कुछ और बेसिक सैलरी के आंकड़े आ रहे हैं रिपोर्ट और दावों के अनुसार, जैसे कि बेसिक सैलरी 18,000 से 34,000 कुछ हो जाएगी।
और दावा तो ये भी किया जा रहा है ग्रेच्युटी 4.89 लाख से 12.59 लाख होने का अनुमान। ग्रेच्युटी क्या होती है? किसी संस्थान में आप एक बहुत लंबे वक्त तक काम कर लेते हैं तो फिर आप ग्रेच्युटी लेके निकलते हैं, वो आपका सैलरी वगैरह इन सब से एक अलग पैसा होता है। तो संस्थान से जब आप ग्रेच्युटी लेके निकलते हैं तो अगर 4.89 लाख है तो वो बढ़कर 12.59 लाख हो जाएगी। तो देखिए किस हिसाब से हर किसी को फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, हम लौट कर आ जाते हैं फिटमेंट फैक्टर पर। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो वेतन होता है उसमें सरकार फिटमेंट फैक्टर निकाल के पेंशन में भी सुधार करती है, वेतन में भी सुधार करती है। ये एक उपयोग किए जाने वाला एक फॉर्मूला है। इसका मकसद ये होता है कि स्टाफ की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, महंगाई के हिसाब से वेतन और पेंशन को बैलेंस करना। अब देखिए कि पेंशन लेने वालों को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। भाई अगर हम 6th पे कमीशन के हिसाब से देखते हैं तो 14% थी उस वक्त पे, और जब हम 7th पे कमीशन पे आते हैं तो वो 23.66% हो गई। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़ गया ये। तो अगर इस फॉर्मूले को हम 8th में भी लागू कर देते हैं तो 8th में हो सकता है 34% बढ़ जाए। और अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ आसान भाषा में कि 34% से कितना इंक्रीज़ होगा। सपोज़ कीजिए एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, रिटायर होने से पहले उसकी जो लास्ट सैलरी थी वो 80,000 रुपये थी। अब हर महीने उसको पेंशन कितनी मिल रही है? 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अब अगर हम 8th पे कमीशन के हिसाब से 34% का इंक्रीज़ पेंशन में लागू कर देते हैं तो कितना हो गया? 27,200 आप उसमें और जोड़ लीजिए। यानी देखिए अगर मैं 40,000 तो जो अभी पेंशन मिल रही है और जो ये 34% बढ़ा है तो इसमें आप 27,200 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 67,200 रुपीज़। और देखिए आपको भी पता है अगर हम ऊंचे लेवल की बात करते हैं जिनकी सैलरी 2.5 लाख, जिनकी सैलरी 1.5 लाख, तो उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। यानी जिनको पेंशन मिल रही है अब उनको पेंशन 34% ज़्यादा मिलेगी, उनके बैंक में पैसा ज़्यादा आएगा। अच्छा, चौथा सवाल यह है कि प्राइवेट जॉब वालों को क्या होगा? भाई सरकारी नौकरियों में कितने बेनिफिट्स होते हैं तो हर किसी को पता है, और जैसे जैसे पे कमीशन लागू होते हैं वैसे वैसे सरकारी कर्मचारियों को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसेज में बड़ी धूम मचती है, तो इसलिए तो सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब सरकारी वेतन में बढ़ोतरी होती है तो कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में भी तकरीबन 5% से 8% वो लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई उनको स्टैंडर्ड्स भी तो मैच करने ना, सरकार एक स्टैंडर्ड बना रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पे कमीशन की सिफारिशें और जो नियम बाद में बनते हैं उनको राज्य सरकारें भी लागू करती है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वाले भी कंपटीशन के हिसाब से उनको लागू करते हैं। तो वो इतनी नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा मार्केट में फ़्लो ज़्यादा होता है। और इसी से हम हमारे 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या क्या बदलाव अभी हो चुके हैं और कैसे भारत की इकोनॉमी अब बढ़ने वाली है इससे। तो देखिए अगर मैं एक आंकड़े की बात करती हूँ तो 40 साल में सरकारी कर्मचारियों की 69 गुना सैलरी बढ़ गई है। अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप बताती हूँ, 1986 में चौथा पे कमीशन के हिसाब से जो भी ये लागू हुए थे उनकी सिफारिशें, बेसिक पे कब था? 750 रुपीज़। भाई 1986 में 4th पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम सैलरी थी 750 रुपये। अब अगर हम 8वें में बेसिक सैलरी अनुमान लगाते हैं, भाई 51,480 हो गई, चाहे इसमें आप ये फैक्टर भी जोड़ दीजिए जिसकी हमने बात की थी। तो अगर हम इसमें फिटमेंट फैक्टर भी जोड़ देते हैं और अगर एक परसेंटेज निकालते हैं तो देखिए 40 बरस में 40 ईयर्स में 6,764% का इंक्रीज़ है ये 40 सालों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या सच में इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। तो देखिए आयकर विभाग के डेटा के अनुसार अगर हम देखते हैं 2016 और 17 में वेतन से जो पर्सनल रेवेन्यू बढ़ता है वो कितना हुआ? 13.96 लाख करोड़ रुपीस एक आंकड़ा है। तो जैसे ही 7th पे कमीशन लागू होती है, अगर हम 2017 से 2018 का आंकड़ा देखते हैं तो पर्सनल रेवेन्यू जो होता है वो कितना बढ़ा? 15.94 हो गया। यानी ये पूरा का पूरा देखिए तो 14.18% का इंक्रीज़ है एक साल में।
और अगर ऐसे ही इंक्रीज़ होता है, जब आपको सैलरी मिलती है, आप इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि भाई जब आपको सरकार से पैसा मिल रहा है, जब आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? खर्चा करोगे, घूमने जाओगे, नई गाड़ी खरीदोगे, नया घर खरीदोगे, लोन लोगे, बहुत सी सारी चीज़, मतलब आप अपना खर्चा बढ़ाओगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? बैंक में भी आ रहे हैं, फिर आप खर्चा भी कर रहे हो, मार्केट में भी जा रहे हैं, फिर मांग भी बढ़ रही है। ऐसा ही तो पूरा ये कंज्यूमर बेस्ड साइकिल चलता है ना। फिर आप खर्चा करोगे, फिर मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में इनफ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, फिर उससे धीरे धीरे इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो देखिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरीके से मांग और खपत दोनों ही इससे बढ़ती है, सरकारी खर्च बढ़ता है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, पैसों का फ्लो बढ़ता है। 7वें वेतन में देखा गया था सरकार का खर्च 1 लाख करोड़ बढ़ा था, और इस बार ये जो आंकड़ा है वो 2 लाख करोड़ तक जा सकता है। अब देखिए, 2 बदलाव दिखे थे जब 7वां वेतन लागू हुआ था, तो 2 बदलाव दिखे थे। बैंक में पैसा गया था, फिर वो पैसा बाजार में खर्च हुआ था, फिर बाजार में खर्च हुआ तो फिर मांग बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा था। और अभी आपको पता है, मैंने पहले भी शो करके आपको बताया था कि जो अभी अनुमान आ रहे हैं कि इकोनॉमी किस रेट से बढ़ रही है, तो वो गिरती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी सरकार का ये एक बड़ा फैक्टर है कि 8वें आयोग ये जो भी गठन हुआ है, तो अब उसमें ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे कि जिससे अर्थव्यवस्था की हालत सुधरे, मार्केट में ये जो कैश फ्लो है, ये पूरा का पूरा मनी बेस्ड साइकिल है, वो थोड़ा और बढ़े, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सुधरे। और अभी मैंने आपको शो करके बताया था इकोनॉमी इसलिए गिर रही है, उसके 2 बड़े फैक्टर्स ये भी है कि जो प्राइवेट जितना भी क्षेत्र है, जो निजी क्षेत्र है, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखिए कि परसेंटेज कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट क्षेत्रों में भी मांग बढ़े, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं वो लोग और पैसा लगाएं, तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। वाहन बिक्री में अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, वाहन बिक्री में एक साल में 14.22% का हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। होम लोन में एक साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, इस तरीके से जितना भी ऐसे चेंजेस होते हैं ना, वो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, वो पूरा ये जो पूरा का पूरा मनी साइकिल है उसमें एड ऑन करते हैं। क्योंकि आपके पास अगर सरकार की तरफ से पैसा आ जा रहा है तो आप उसको मार्केट में दोगे। तो देखिए, इस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं। अब खैर, जो ये 8वां वेतन आयोग है वो किस तरीके की सिफारिशें लाता है, अगर 2026 में वो लोग लागू भी करते हैं, तब तक क्या वो रिपोर्ट बना लेंगे? तो ऐसे कई तरीके के सवाल है, क्या चेंजेस होंगे। और अभी तो बड़ा सवाल ये भी है, देखिए 1 फरवरी आ रही है, बजट से पहले ये बड़ा ऐलान हुआ है, और अभी बजट का सबको इंतज़ार है कि बजट में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उससे भी अर्थव्यवस्था में आपको पता है कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या सच में आपको ये सब कुछ समझ में आया? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।